और अब बात महाराष्ट्र कैडर की आईएएस और मुंबई की कलेक्टर रह चुकी निधि जाट की। मूल रूप से नागौर की निवासी निधि जाट ने मुंबई की कलेक्टर रहते हुए 2021 में चौंकाने वाली आत्मकथा को बताया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कई तथ्य लोगों के सामने रखे थे। राजस्थान की गूदड़ी की लाल निधि जाट का संबोधन सभी समाज के वर्गों को एक बार जरूर सुनना चाहिए। क्या कहा निधि जाट ने संबोधन में, वो सुनाते हैं। श्रोतागण है जो मंच पर उपस्थित है, माननीय हेमा मालिनी जी से लेकर प्रत्येक व्यक्ति जो आज यहाँ उपस्थित है, जो परमार्थ के कामों को देख रहा है और उसके द्वारा इस आयोजित सम्मान कार्यक्रम में मेरे खुशी का भागी बना है, उन सबका धन्यवाद कहना चाहूंगी। मुझे कहा गया था कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं। मुझे कहा गया था कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूं आप लोगों के साथ। ये जर्नी वैसी ही है जैसी भारत के किसी एक छोटे से गांव में जन्मी किसी लड़की की होनी चाहिए। मैं राजस्थान में नागौर में जायल तहसील है एक, उसके कठौती गांव में पैदा हुई हूं और मेरे जन्म के 1-1.25 साल बाद मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ। आप में से बहुत सारी महिलाएं और इवन पुरुष भी मुझे मालूम है जो राजस्थान में है, जो राजस्थान से आए हैं, वो जानते होंगे कि किसी परिवार में एक के बाद दूसरी बेटी का जन्म लगातार हो जाए तो माँ बाप पर क्या बीतती होगी। और माँ बाप से ज्यादा उन सभी रिश्तेदारों पर जो ये मानकर चल रहे होंगे कि हम दोनों बेटियां हमारे माता पिता पर एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि दहेज देना पड़ेगा, शादी और सारी जिंदगी। इनफैक्ट मैं जब पढ़ाई कर रही थी तब भी मैंने हमेशा ये सुना कि 10वीं कर लिया अब शादी कर दो, 11वीं कर लिया अब शादी कर दो, 12वीं कर लिया अब शादी कर दो। आप में से जो भी नागौर को जानते हैं, बालिका वधू की कहानी इनफैक्ट जैतसर गांव पे है जो नागौर और जोधपुर के बॉर्डर पे है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा आखा तीज पे जो शादियां की जाती है वो नागौर में की जाती है और जिस कम्युनिटी में की जाती है मैं उस कम्युनिटी से हूँ। और मेरे सभी कजिन्स, मेरे सभी मामा जी के बच्चे, चाचा जी के बच्चे, ताऊ जी के बच्चे, सबकी शादियां 18 से पहले हुई थी। ऐसी परिस्थिति में मेरे माता पिता ने जब यह निर्णय लिया कि 10वीं कर लिया फिर भी पढ़ती रहेगी, 12वीं कर लिया फिर भी पढ़ती रहेगी, ये आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। इनफैक्ट अक्सर सुनने में आता था, रिश्ते नातेदार कहते थे शादी नहीं कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, कलेक्टर एसपी बनाओगे क्या। और मुझे कहते हुए सच में खुशी होती है कि मेरी बहन, छोटी बहन जो कि कच्छ में एसपी बनी। कच्छ भारत का सबसे बड़ा, ज्योग्राफिकली भारत का सबसे बड़ा जिला था जिसकी वो पहली महिला एसपी बनी। और मैं अभी जिस जिले में कलेक्टर हूं वो लोक संख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। ये बात कहने के पीछे एक्चुअली कोई ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है कि मैं कुछ मोटिवेट करना चाहती हूँ वगैरह वगैरह, बट मुझे कहा गया था कि मैं बताऊं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि अगर हमने ग्रेजुएशन कर लिया तो काफी है, हमारी शादी हो गई अच्छे परिवार में तो काफी है, नौकरी लग गई अच्छी तो काफी है, बच्चे हो गए तो काफी है। मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 5 साल नौकरी की, मेरी शादी हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही मेरे हस्बैंड काम करते हैं, बेटा हुआ, उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की और उसके बाद मैं यहाँ आप सबके सामने खड़ी हूँ। ये इसलिए है क्योंकि हम में से बहुत सारी महिलाएं हमारे पूरे समाज में, हमारे देश में, ये जो हमारे कल्चरली कुछ रूट्स हैं जो हमारे मन में कहीं धंसी हुई है कि स्त्री जो है वो उम्र के हर पड़ाव में किसी न किसी पुरुष के साथ ही चल सकती है। हमने सुना है बहुत बार कि पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा, ना स्त्री स्वातंत्र महती। स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती है, उसको उम्र के हर पड़ाव में किसी न किसी पुरुष की आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि जब यहाँ इस मंच से बोल रही हूं तो उन सभी महिलाओं को जिनके मन में यह विचार जड़ें ले चुका है, उन सभी पुरुषों को जिनके मन में भी ये विचार जड़ें गहरी कर चुका है,
उनके विचार को थोड़ा सा बदलने के लिए यहाँ खड़ी हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी अपनी बेटियों को, अपनी अपनी बहुओं को, अपनी अपनी पत्नियों को वो अवसर जो अब तक उनको नहीं मिला है, उसके लिए निश्चित तौर पर उनका साथ देंगे। क्योंकि जब कभी एक महिला अपने लिए खड़ी होती है तो वो महिला अपने लिए खड़ी नहीं होती है, वो उन सभी महिलाओं के लिए खड़ी होती है जो इस देश में है। तो जब मैं अपने लिए स्टैंड लेती हूं तो मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हूं, इस देश भर की उन सभी बेटियों के लिए स्टैंड लेती हूं जो कहीं न कहीं किसी चाइल्ड मैरिज के शिकंजे में फंसती जा रही है, जिन्होंने बचपन से ताना सुना है कि पढ़ाई करवा के क्या कर लोगे, दहेज का बोझ समझा जाता है जब 2 बेटियां पैदा हो जाती है। और इन सारी समस्याओं को पार करने के लिए इस साल में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम हमारे देश का 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस साल में निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मुझे का हक है कि इस देश की महिलाओं की आजादी अभी अधूरी है और उसी आजादी की लड़ाई के लिए, उसी आजादी के हक को और बुलंद आवाज में उठाने के लिए इस अमृत महोत्सव में आवाज उठेगी। और हमारे बीच में सांसद हेमा जी हैं, निश्चित तौर पर वो संसद में भी अनेक बार महिलाओं के हक पर आवाज उठाती रही हैं। मेरे जैसी बेटियां मुंबई उपनगर में कलेक्टर बनती हैं, या मेरी बहन जिसके जन्म पर मेरे ननिहाल में मातम छा गया था, मेरी दादी नानी सब उदास हो गई थी कि लगातार 2 बेटियां हो गई है, वो शक्ति का रूप बनकर आईपीएस ऑफिसर बन सकती है। तो हर घर की हर बेटी अपने मुकाम को, अपने सपनों को पूरा कर सकती है। आपके आसपास में जब भी कोई ऐसी बेटी दिखाई दे जो जुनून के साथ, पैशन के साथ कुछ करना चाहती है, तो आप निश्चित तौर पर उसको मदद करें। और इस मामले में परमार्थ ने कुछ ही दिनों पहले एक बहुत अच्छा काम किया है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। ये समिति जब मेरा स्वागत करने के लिए मेरे ऑफिस में आई तो मैंने इन्हें कहा कि क्योंकि मैं जिस परिस्थितियों से बाहर निकल के आई हूं, मैं हमेशा ढूंढती रहती हूं मेरे जैसी ही बच्चियां, और जब कहीं मुझे मेरे जैसी ही बच्चियां मिलती है तो मैं कोशिश करती हूं कि उनको मेरी तरफ से जो सपोर्ट मिल सके वो देती रहूं। और रोटरी, लायंस या परमार्थ जैसे अच्छे संस्थान जो महिला शिक्षण की तरफ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ काम करते हैं, उनको भी लिंक कर सकूं। रामविलास जी माहेश्वरी जो मुझे नहीं आ गए हैं जी ये इन्होंने कहा मैं जा रहा हूं आपके जिले में सालासर मंदिर के दर्शन के लिए, और हीरावती, लाडनू में हीरावती करके एक छोटा सा गांव है जिसमें कुछ 10-12 बच्चियां हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही हैं। मुझे जिस दिन पता चला कि वो बच्चियां बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन से हैं और उन बच्चियों की पढ़ाई के लिए भी उनके पेरेंट्स तैयार नहीं थे, बट वो स्ट्रांग है और वो चाहे तो डेफिनेटली स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे कुछ रैंक मिला सकती हैं। तो मैंने उन बच्चियों को सपोर्ट देना शुरू किया। फिर मुझे पता चला उन्हें कुछ स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट चाहिए। इन्हें बात करते ही इन्होंने इमीडिएटली उस स्कूल में विजिट किया। स्कूल में विजिट करने के बाद स्कूल से लिस्ट बनवा के ली और तुरंत 10 लाख रुपए का डोनेशन उस स्कूल को दे दिया। और वो सारे इक्विपमेंट जो रामविलास जी ने दिलवाए, उनका आज वहां के लोकल एमएलए ने उद्घाटन किया है। मैं निश्चित तौर पर चाहूंगी कि आप में से सब, क्योंकि हम सब इस जिंदगी में, कोरोना ने हमें एक चीज तो सिखाई है कि कुछ भी अगर निश्चित है तो वो है मृत्यु। कभी भी किसी भी क्षण हमारी आ सकती है और सब कुछ जो हमारे बिलोंगिंग्स है वो यहीं रह जाने हैं। अपने अपने जीवन में हम वो छोटा मोटा थोड़ा बहुत जो परमार्थ कर सकते हैं वो करते रहें। जैसे रामविलास जी ने अभी उन 10-12 बच्चियों के सपोर्ट के लिए जो काम किया है, आई एम श्योर वो बच्चियां राजस्थान से, लाडनू के हीरावती गांव की वो बच्चियां किसी दिन नेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में हमारा राजस्थान का नाम ऊंचा करेगी, भारत का नाम ऊंचा करेगी। और उस दिन उस परमार्थ का सही पुण्य हम सबको, जो हम यहाँ पर हैं, उनको निश्चित तौर पे मिलेगा। महिलाएं जो कई बार कंफर्टेबल सिचुएशन मिलते ही आराम
होता ही है। मैं रिजर्व बैंक में काम करती थी, कभी कोई नेता नहीं देखा, कभी कोई जनता नहीं देखी, कंफर्टेबल सैलरीज, अच्छे ऑफिसेस, अच्छे एरियाज में रहती थी। फिर भी मैंने आईएएस का चुनौतीपूर्ण करियर क्यों चुना? चुनौतीपूर्ण करियर चुनना या जिंदगी में चुनौतियां चुनना अपने आप में बहुत आनंददायी है, इसलिए चुना। मैं खास तौर पे कहना चाहूंगी कि डरिए मत, रिस्क लेने से डरिए मत कि क्या हो जाएगा, हार जाएंगे क्या, फेल हो जाएंगे क्या, टकरा जाएंगे क्या, बिखर जाएंगे क्या। ऐसा नहीं होता है। आप टकराएंगे, हारेंगे, बिखरेंगे, बट फिर उठेंगे और फिर निश्चित तौर पर निखर कर सामने आएंगे। इसलिए एक ही जाते इनफैक्ट आई हैव स्पोकन टू मच, मैं एक छोटा सा शेर बोलना चाहूंगी। नशेमन नहीं तेरा, नशेमन नहीं तेरा कस्र सुलेमानी के गुंबद पर। इसका मतलब है कि आपका आशियां, आपका रहने की जगह जो है वो किसी महल का गुंबद नहीं है। नशेमन नहीं तेरा कस्र सुलेमानी के गुंबद पर, तू शाही है, तू बाज है, तू शाही है, बना आसियां पहाड़ों की चट्टानों में। तो आप सब पहाड़ों की चट्टानों में जीने के लिए बनी हैं। आप चुनौतियां सहन कर सकती हैं, चुनौतियों के पार विजयी हो सकती हैं, यशस्वी हो सकती हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको दिवाली की शुभेच्छा देना चाहूंगी। दिवाली के साथ हमारे देश में त्योहारों की एक मालिका आती है, उन सारे त्योहारों की शुभेच्छा देना चाहूंगी। और आजादी के इस अमृत महोत्सव पर निश्चित तौर पे हमारे समाज की, राजस्थान की और इस देश की बेटियों के लिए भी आजादी का महोत्सव शुरू होगा।